अब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं इरिगेशन का ऑन द बेसिस ऑफ वाटर क्वालिटी। पहला आपका है इरिगेशन वाटर में बी क्लासिफाइड ऑन द फ्लोइंग बेसिस। पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूबल साल्ट। अब पहला इसमें क्या क्लासिफिकेशन है, इसमें हम इस बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि कितना कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूबल साल्ट आपका प्रेजेंट है। दूसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोडियम कंसंट्रेशन, दूसरा जो क्लासिफिकेशन है किस पे बेस्ड है, सोडियम कंसंट्रेशन पे बेस्ड है। तीसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, टोटल साल्ट कंटेंट, सोडियम कंसंट्रेशन, इन चीज़ों पे डिपेंड है, हम क्लासिफाई कर रहे हैं। तो अब एक एक करके इनको देखते हैं, आराम से समझते हैं कि क्या कुछ कह रहा है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूबल साल्ट, जो सोल्यूबल साल्ट है टोटल कंसंट्रेशन उसके बेस पे क्या क्या है। पहला सैलिनिटी कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन, तो इसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन दिया गया, इसमें आपका CH इक्वल टू एक रिलेशन दिया गया C इंटू क्यू माइनस CU अपॉन CU माइनस P इफेक्टिव। ठीक है, ये उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं उसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब आ जाओ इस पे, बेस्ड ऑन द साल्ट कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और साल्ट कंसंट्रेशन के हिसाब से USDA जो आपका यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, क्लासिफाइज इरिगेशन वाटर इन 4 टाइप्स। इसने इरिगेशन वाटर को 4 टाइप से डिवाइड किया है। अब इसने क्या कहा कि अगर जिस सॉइल में आपका सैलिनिटी जो है ये आपका C1, C2, C3 और C4 इस तरीके से 4 पार्ट में इसने डिवाइड किया। तो जो C1 है उसको हम लोग कहते हैं लो सैलिनिटी वाटर, जिसमें कम मात्रा में आपका क्या प्रेजेंट है, सोल्यूबल सैलिनिटी प्रेजेंट हो। फिर C2 मतलब मीडियम सैलिनिटी, C3 का मतलब हाई सैलिनिटी और C4 का मतलब वेरी हाई सैलिनिटी। ठीक है, अब इसका एक पैरामीटर दिया गया है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी आपका होता है कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो कराते हैं तो उसका कंडक्शन कैसा है, तो उसको हम मोल पर सेंटीमीटर के हिसाब से देखते हैं। तो अगर कंडक्टिविटी जिसमें सैलिनिटी कम होगा तो उसमें कंडक्टिविटी भी कम होगा। ठीक है, जिसमें कंडक्टिविटी सैलिनिटी ज़्यादा होगा उसमें कंडक्टिविटी भी आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें साल्ट प्रेजेंट होगा ज़्यादा। अब सुटेबिलिटी फॉर इरिगेशन, सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ क्रॉप एंड ऑल काइंड ऑफ सॉइल्स। तो अगर आपका सॉइल टाइप्स ऑफ वाटर कैसा है, लो सैलिनिटी वाटर यानी कि C1 है, C1 टाइप का वाटर आपका है, तो वो हर तरह के सॉइल के लिए सुटेबल होता है, हर तरह के क्रॉप के लिए सुटेबल होता है। अगर आपका वाटर कैसा है, मीडियम सैलिनिटी वाला, मतलब कम क्षारीय है, थोड़ा सा कम क्षारीय पानी है आपका। सैलिनिटी मतलब समझ लो खारा पानी जो होता है ना, आप कोई पानी आप पीते हो तो हल्का सा स्वाद आपको नमकीन जैसा आता है। ठीक है, तो जिसमें सबसे कम नमकीन जैसा लगता है, जो आपका मीठा वाटर होता है, एक तरीके से कह सकते हैं अपनी देसी लैंग्वेज में कि जो मीठा वाटर होता है वो आपका मीठा वाटर जो होता है उसकी कंडक्टिविटी भी कम होती है और वो हर तरह के फसल के लिए लाभकारी होता है। उसमें किसी तरह के कोई भी फसल में कोई दिक्कत नहीं आती है, जो वाटर आपका जो पानी आपका कम क्षारीय होता है। ठीक है ना, अगर उससे थोड़ा सा ज़्यादा क्षारीय हो तो उसकी सैलिनिटी कैसी होती है, वो कौन सा कैटेगरी में आएगा, C2 में आएगा और उसका कंडक्टिविटी 250 से 750 के बीच में होता है, 250 से लेकर के 750 के बीच में। और स्टेप सुटेबिलिटी देखते हैं इसका, तो वाटर कैन बी यूज्ड इफ मॉडरेट अमाउंट ऑफ लीचिंग अकर्स। अगर हम इसको कब यूज कर सकते हैं, जब वहां पे लीचिंग कम होता है। लीचिंग अभी समझेंगे थोड़ा देर में। तो जहां पे लीचिंग मॉडरेट हो। अगेन हाई सैलिनिटी वाटर जो कि C3 है, इसकी कनेक्टिविटी कितनी होती है, 750 से 2250 के बीच में। अनसुटेबल फॉर सॉइल विथ रेस्ट्रिक्टेड ड्रेनेज, ये सॉइल के लिए अनसुटेबल होता है और इसका ड्रेनेज भी रेस्ट्रिक्टेड होता है। और सबसे जो लास्ट वाला है वेरी हाई सैलिनिटी, ये तो खैर होता ही नहीं, इसको आप इरिगेशन में यूज नहीं कर सकते हैं, अनसुटेबल फॉर इरिगेशन। अगर आपने इसको यूज कर लिया तो उस केस में क्या होगा, आपका फसल जो है, आपका जो क्रॉप है वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए जब हम इरिगेशन करते हैं, जब इरिगेशन डिपार्टमेंट जो हमारा है IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो इस तरह का पैरामीटर जो है वो इन पे ध्यान देती है। और इस पैरामीटर जो है दिया गया है USDA द्वारा, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा दिया गया है पैरामीटर। तो जब हम वाटर का इरिगेशन करते हैं, इरिगेशन करते हैं उसमें जो हम वाटर यूज करते हैं तो उस वाटर का क्वालिटी हम चेक करते हैं। तो उस वाटर की क्वालिटी में हम सैलिनिटी सबसे पहले देख रहे हैं। तो इसमें लो सैलिनिटी, मीडियम सैलिनिटी, हाई सैलिनिटी और वेरी हाई सैलिनिटी, इसमें 4 कैटेगरी है, C1, C2, C3 और C4। ठीक है, इसको किसके बेस पे रखा गया है, इसको कंडक्टिविटी के बेस पे रखा गया है। तो अगर जो कम सैलिनिटी होगा उसमें कंडक्टिविटी भी कम होगा, इसमें जिसमें ज़्यादा सैलिनिटी होगा उसमें कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगा। तो इसको याद रख लेना, ये पैरामीटर पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम में, 100 से 250, 250 से 750, 750, 2250 और फिर उससे 2250 से ज़्यादा। अब ये जो पहला वाला हर तरह के क्रॉप के लिए सुटेबल होगा, दूसरा वाला
रिस्ट्रिक्टेड, कुछ कुछ क्रॉप के लिए सुटेबल होता है, कुछ के लिए नहीं होता है, ये अनसुटेबल होता है फॉर सॉइल के लिए, और ये आपका बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते आप इसको इरिगेशन के लिए। तो ये आपका पैरामीटर हो गया पहला, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोडियम कंसंट्रेशन। अब जो आपका क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड है? सोडियम कंसंट्रेशन पे, कि सोडियम आपके वाटर में कितना प्रेजेंट है, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया है वाटर का। तो अब देखते हैं, इरिगेशन वाटर हैविंग अ हाई सोडियम परसेंटेज विल आफ्टर सम टाइम गिव राइज टू सॉइल हैविंग अ लार्ज परसेंटेज ऑफ रिप्लेसेबल सोडियम इन द क्लोराइड। अगर उसमें ज्यादा सोडियम प्रेजेंट हो तो रिप्लेसेबल हो जाता है सोडियम क्लोराइड। सच अ सॉइल इज ऑफन नोन एज ब्लैक एल्कली। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ब्लैक एल्कली सॉइल नाम देते हैं। और इसके पहले वाले को हम लोग जो जिसमें आपका एल्कलिनिटी प्रेजेंट था उसको हम क्या नाम देते थे? व्हाइट एल्कली। उसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट एल्कली, याद ध्यान रखना। द परसेंटेज ऑफ सोडियम ऑल्सो नोन एज एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। जो आपका परसेंटेज ऑफ सोडियम होता है उसको हम लोग एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज के नाम से भी जानते हैं। इज डिटरमाइंड फ्रॉम, ये जो आपका एक फार्मूला दिया गया है उस फार्मूला से ESP की वैल्यू हम लोग निकालते हैं 100 Na प्लस डिवाइड बाई Ca+2 में Mg+2 Na+ K+। ये फार्मूला आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप वरीड मत होना। आप बस उस जो आपका पैरामीटर है उसको आप ध्यान में रखिएगा, वही ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। विथ कॉन्स्टेंट इरिगेशन विथ हाई सोडियम वाटर द सॉइल बिकम्स प्लास्टिक। अगर आपका सोडियम ज्यादा प्रेजेंट हो सॉइल में तो कैसा हो जाता है? सॉइल आपका प्लास्टिक एंड स्टिकी नेचर का हो जाता है। व्हेन वेट फॉर्म्स क्लॉट्स एंड क्रस्ट ऑन ड्राइंग। जब वो वेट होता है तो क्लॉट्स बना लेता है, और जब जैसे ही ड्राइंग होता है तो क्रस्ट बना लेता है, ठीक है। तो इस तरह का इसके लिए एक पैरामीटर दिया गया सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, सार वैल्यू। शॉर्ट में इसको बोलते हैं सार वैल्यू, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, सार वैल्यू। तो इरिगेशन वाटर इज क्लासिफाइड ऑन सोडियम कंसंट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर कॉल्ड सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, सार वैल्यू। तो सार वैल्यू के बिहाफ पे ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का फॉर्मूला है, ये क्या है? Na+ डिवाइड बाई √Ca2+ प्लस Mg2+ डिवाइड बाई 2। और इसमें कंसंट्रेशन दिया हुआ है, और Mg+12 और Ca+20, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का टेबल, यहाँ पे टेबल से समझते हैं कि कितना किसके लिए रखा गया है। तो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो क्या होता है पहले इसको समझ लो। सार वैल्यू असेसमेंट of the state of fluctuation or of dispersion of clay aggregate in a soil. Sodium and potassium ions facilitate the dispersion of clay particle while calcium and magnesium promote their fluctuation. जो आपका सोडियम और पोटेशियम है, आयंस जो है वो जो सॉइल में जो प्रेजेंट है पहले तो वो हेल्प करता है, बाद में धीरे धीरे अगर उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो वो आपको नुकसान ही पहुंचाता है। अब इसका टेबल समझते हैं। पहले इसके टेबल को देखिए, देखो इसमें बेस्ड ऑन सार वैल्यू क्या रखा गया क्राइटेरिया। अगर लो सोडियम वाटर है जिसमें सोडियम प्रेजेंट कम हो तो उसको S1 बोलते हैं, अगर मीडियम सोडियम वाटर है तो उसको S2 बोलते हैं, जो हाई सोडियम वाटर उसको S3 बोलते हैं, और जो वेरी हाई सोडियम वाटर जिसमें प्रेजेंट हो उसको S4 से हम लोग डिनोट करते हैं। अब सार वैल्यू अगर देखा जाए तो 0 से 10, 10 से 18, 18 to 26 एंड ग्रेटर देन 26, ये पैरामीटर रखा गया है सार वैल्यू का। अब सुटेबिलिटी देखते हैं, इसकी सुटेबिलिटी देखते हैं कि कहाँ यूज कब यूज कर सकते हैं इसका। तो जो पहला है लो सोडियम वाटर, वो हर तरह के क्रॉप के लिए, हर तरह के सॉइल के लिए यूजफुल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपने चेक किया वाटर की क्वालिटी और आपको सार वैल्यू 0 से 10 के बीच में मिलता है तो वो जो आपका वाटर है वो हर तरह के सॉइल और हर तरह के क्रॉप के लिए बेनिफिशियल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। दूसरा जो आपका है, अगर आपका सार वैल्यू 10 to 18 के बीच में है तो सुटेबल फॉर कोर्स टेक्सचर ऑर्गेनिक सॉइल विथ गुड परमेबिलिटी। ये किसके लिए आपका सुटेबल है? कोर्स टेक्सचर ऑर्गेनिक सॉइल विथ गुड परमेबिलिटी के लिए। ये जो आपका तीसरा है हाई सोडियम वाटर, जो कि S3 कैटेगरी 18 to 26 के बीच में इसका क्राइटेरिया होता है, ये आपका हार्मफुल फॉर ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ सॉइल, ये आपका हार्मफुल होता है सभी तरह के सॉइल्स के लिए। लास्ट वाला जो आपका है जिसको हम लोग वेरी हाई सोडियम वाटर बोलते हैं, ये अनसुटेबल फॉर इरिगेशन, ये आपका इरिगेशन के लिए सुटेबल नहीं होता है। तो देखो मैंने वैसे आपको काफ़ी डाटा दे दिया है, आप इतना याद करने में आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। इसके पहले भी एक टेबल हो गया, फिर से एक टेबल हो गया, तो इतना आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आप फिर से समझिए। जो आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैं बस उसको आपको कंसंट्रेट कर दे रहा हूँ। इसके पहले जो हमने डिफ्रेंशिएट किया था वाटर क्वालिटी को, वो किस बेस पे किया था? कंडक्टिविटी के बेस पे, कंडक्टिविटी के बेस पे, जिसमें हम सैलिनिटी कितना प्रेजेंट है वाटर में उसके बेस पे। जब हम यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे हमारा किसके बेस पे है? सार वैल्यू, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के बेस पे हमने यहाँ पे वाटर का क्लासिफिकेशन किया है। तो सिर्फ आप यहाँ पे टेबल को ध्यान रखना, दोनों टेबल ही इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा इसमें आपका कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बस आपको दे दिया फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। अब
बोरॉन कंसंट्रेशन देखते हैं तो बोरॉन जो है एक पहले तो बोरॉन जो है द बोरॉन कंटेंट ऑफ वाटर इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर मेनी क्रॉप्स। कुछ कुछ क्रॉप्स के लिए बोरॉन बहुत अच्छा होता है, जैसे कि शुगर केन के लिए बोरॉन अगर प्रेजेंट है आपके सॉइल में या वाटर में तो वो बेनिफिशियल है, ठीक है। लेकिन किस लिमिट तक बेनिफिशियल, जैसे आपका फ्लोराइड जैसे प्रेजेंट होता है वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर में, तो 1 से 1.5 तक तो बेनिफिशियल होता है। जैसे 1.5 से ज़्यादा होता है तो वो आपके लिए खराब हो जाता है, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है आपका। उसी तरीके से 1 से कम होता है तो आपके लिए खराब हो जाता है। तो एक लिमिट डिसाइड है हर चीज़ का, अगर उतना प्रेजेंट है तो ठीक है, उससे ज़्यादा प्रेजेंट है तो भी खराब, उससे कम प्रेजेंट है तो भी खराब। तो अब इसको समझते हैं। शुगर केन में टॉलरेट लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ बोरॉन। अगर आप शुगर केन की बात करें तो अगर आपके वाटर में बहुत ज़्यादा भी बोरॉन प्रेजेंट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, शुगर केन के लिए सही है वो, ठीक है। इन द इरिगेशन वाटर वाइल अदर क्रॉप, उसके अलावा अगर कुछ अदर क्रॉप्स देख लें जैसे कि बीन्स, ग्राउंड नट, मूंगफली जो जिसको कहते हैं हम लोग, इट इज आर वेरी सेंसिटिव टू एन एक्सेस ऑफ बोरॉन। अगर आपका बीन्स है या फिर कोई ग्राउंड नट है या मूंगफली या बीन्स तो आप लोग समझते हैं मटर को कहते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह का आपका क्रॉप है और अगर इसमें आपने बोरॉन वाटर के यूज, अगर बाकी वाटर में अगर बोरॉन प्रेजेंट है तो उसके लिए बहुत ही सेंसिटिव है, ये आपका क्रॉप को खराब कर देगा। बोरॉन जो है आपके क्रॉप को खराब कर देगा। तो मैंने अभी कहा कि हर क्रॉप का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। किसी क्रॉप को, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था नारियल का, तो किसी क्रॉप में सैलिनिटी वाटर चाहिए, किसी क्रॉप को सॉल्ट नहीं चाहिए। तो ये डिपेंड करता है क्रॉप पे भी, ठीक है ना, और आपके एरिया पे भी। तो क्रॉप में बहुत सारी चीजें मिक्स्ड होती है, बहुत सारी चीजों पे क्रॉप जो है, क्रॉप का प्रोडक्शन डिपेंड करता है। तो उसी तरीके से जैसे बोरॉन शुगर केन के लिए तो बेटर है, शुगर केन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही तुम बीन्स या ग्राउंडनट की बात करो तो उसके लिए फिर एक्सेस में होना बोरॉन उसके लिए नुकसानदायक है, उसके लिए खराबी करता है, ठीक है। बोरॉन कंसंट्रेशन ऑफ मोर देन 2 ppm इज हार्मफुल टू मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स। लेकिन अगर हम बात करें एक ओवरऑल तो 2 ppm से अगर ज्यादा प्रेजेंट हो बोरॉन तो हर तरह के क्रॉप के लिए वो नुकसान करता है, किसी भी क्रॉप में फिर वो बेनिफिशियल नहीं होता, किसी भी क्रॉप के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। अंडरस्टैंड, ठीक है। बोरॉन का आपको समझ में आ गया। जनरली जो बोरॉन है वो आता कहाँ से है वाटर में, तो ये जनरली आता है इट प्रेजेंट इन सोप्स एंड डिटर्जेंट। जो आप साबुन यूज करते हैं नहाने के लिए या कपड़े धोने के लिए, या फिर जो आप डिटर्जेंट यूज करते हैं, जो डिटर्जेंट आप कपड़े वगैरह साफ करने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें बोरॉन प्रेजेंट होता है। और वो क्या करता है, जब आप जो उस पानी को आप डिस्चार्ज करते हो और वो डिस्चार्ज पानी कहाँ चला जाता है, आपके सॉइल में चला जाता है, सॉइल से ग्राउंड वाटर में जाता है, या फिर आपका ड्रेनेज होकर के कहाँ चला जाता है, आपके नाले में जाता है, नाले से फिर वो नदियों में मिलता है, ठीक है। तो नदियों के थ्रू फिर आप इरिगेशन करते हो, तो उस केस में कहीं ना कहीं से वो वाटर आपके इरिगेशन वाटर में मिल करके उसमें बोरॉन कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। और अगर उसमें फिर बोरॉन प्रेजेंट है तो फिर आपके क्रॉप के लिए नुकसानदेह हो जाता है।